चलिए, तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नया चैप्टर है, इसी का मतलब एक पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बारे में। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए जो लॉग जो होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं ना, बायो वालों का प्यार जो है उनका मैथ से जब नफरत होती है तभी तो वो बायो लेते हैं, तो उनको बायो या मैथ में जो है कि भैया वो कम आता है मैथ, इसलिए बायो में जाते हैं। तो मैथ के कुछ कैलकुलेशन, कुछ जो प्रॉपर्टी हैं उनको याद रखना है लॉग में। जैसे कि अगर किसी का लॉग ई एक्स है, मतलब किसी एक्स का लॉग जो है उसकी बेस जो है वो ई है, तो उसको log 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। log 10 बेस में वो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग से log 10 बेस में करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। log a प्लस बी जो आइडेंटिटी है वो बराबर होती है log a प्लस log b। log a अपॉन b बराबर होता है log a माइनस log b। log a की पावर x जो बराबर होता है x log a। log 1 की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। log 1 की वैल्यू होती है 0 होती है। log 2 की जो वैल्यू है वो 0.3010 है। log 3 की वैल्यू 0.477 है। log 4 की वैल्यू 0.6020 है। log 5 की वैल्यू 0.699 है। log 6 की वैल्यू 0.781 है। log 7 की वैल्यू 0.84 है। log 8 की वैल्यू 9.03 है। log 9 की वैल्यू 0.9542 है और log 10 की वैल्यू 1 है। log 1 की वैल्यू 0 है, log 10 की वैल्यू 1 है। log 1 की वैल्यू 0 है, log 10 की वैल्यू 1 है, ठीक है। log 30 है, मान लो कोई बड़ा log आ जाए तो हमको क्या करना है, उसको तोड़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं log 3 मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसा ये गलत लिखा है। क्या लिख सकते हैं, log 3 मल्टीप्लाई बाई log 10। अब मल्टीप्लेशन में आ गया तो क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 10। क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 10, ये गलत लिखा है, डायरेक्ट ये इसमें आएगा। log 3 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, 30 को हम 3 गुना 10 लिख सकते हैं, तो log 3 प्लस log 10 हो जाएगा। वैल्यू 1 करोगे तो log 30 की वैल्यू आ जाएगी। किसी का एंटी लॉग पूछे तो 10 की पावर लगा जो भी है, जैसे एंटी लॉग x का पूछे तो 10 की पावर x लगा दो। एंटी लॉग 2 का पूछे तो 10 की पावर 2 लगा दो। एंटी लॉग मतलब 10 की पावर उसमें ही लगाना, कोई एंटी लॉग पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जब किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को जल में घोलते हैं तो वो क्या होगा, विलयन में क्या होगा, उस आयन में उपस्थित होगा या आयनीकृत हो जाएगा और फिर क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा एक इक्विलिब्रियम में। तो इसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। अगर किसी सब्सटेंस को कहाँ डाला, वाटर में डाला, तो ये क्या करेगा, आयोनाइज होगा और आयंस जो क्या है वो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। सभी पदार्थ आयनों में विभाजित नहीं, ऑल मेटल्स और ऑल सब्सटेंस कांट आयोनाइज, है ना। सारे के सारे जो मेटल सब्सटेंस है वो पूरे के पूरे आयोनाइज नहीं होते हैं। तो इसी के आधार पर रासायनिक पदार्थ जो केमिकल सब्सटेंस है उनको दो भाग में बांटा, दो कैटेगरी में बांटा। पहला है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एज वेल एज विद सॉल्यूशन और मेल्टन स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आयनिक सब्सटेंस होते हैं या पोलर पदार्थ होते हैं, है ना, पोलर और आयनिक सब्सटेंस, जितने भी पोलर और आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो जलीय में क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य। विलयन की चालकता पदार्थ की प्रकृति, सांद्रता, ताप और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इन सभी पर क्या है कि विलयन की चालकता, कंडक्टिविटी निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन्हें आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक। और उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ के आधार पर दो। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज होंगे, पानी में डालो, मान लो तुमने 100 NaCl लिए थे, कितने लिए थे, 100 Na, तो पूरे के पूरे 100 Na मिलेंगे और 100 ही Cl के आयन मिलेंगे, है ना। और जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य था, मान लो H2CO3 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है मान लो, तो इसके 100 हमने मॉलिक्यूल लिए, तो हमें पूरे के पूरे CO3 100 मिलने चाहिए 2 माइनस, लेकिन क्या होगा, 50 CO3 मिले, 50 तो इसके H2CO3 के साथ कंबाइन मिले, तो ये पूर्णतः 100% आयनीकृत नहीं होते हैं।
प्रबल विद्युत अपघट्य जो है उनकी आयनन की मात्रा 100% यानी कि आयोनाइजेशन 1 कितने कांस्टेंट मतलब 1 के बराबर होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनका आयोनाइजेशन 100 से क्या होगा कम, 100 से क्या होता है कम होता है। उदाहरण में लिखवा रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी लिखवा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में हमेशा ऑलवेज एस फर्स्ट ए एस सेकेंड ए एलिमेंट के जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका वाला इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड की बात करें HCN है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से कार्बोक्सिलिक यानी कि ऑर्गेनिक एसिड सल्फोनिक को छोड़कर क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। क्षार की बात करें तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट के OH वाले वो होंगे, वो वीक क्षार होंगे। प्रबल अम्ल प्रबल लवण से बना होगा तो ऐसा सॉल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, तो वो क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, चाहे वो द्रव्य में हो, चाहे वो ठोस में हो, चाहे कौन सी व्यवस्था में हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, है ना। घुलने पर विलयन में आयन भी नहीं देंगे। कार्बनिक और अध्रुवीय सहसंयोजक होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और नॉन पोलर कोवलेंट होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और ऑर्गेनिक जितने भी होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया है, ग्लूकोज है, क्लोरोफॉर्म है, एक्सेट्रा। ठीक है। मेटल जो है वो क्या है, दो प्रकार का है, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में जो क्या कौन कौन से हैं, वो हैं आपके रबर, ग्लास, नॉन मेटल, वुड। कंडक्टर में आते हैं मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर, है ना। कंडक्टर होगा दो प्रकार का, ठीक है। आयनिक कंडक्टर जो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, मेटलिक कंडक्टर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह करवाते हैं। अब देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का ही भाग है, भाई है, मतलब छोटा भाई है। ये क्या करता है, ये आयंस की वजह से क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करता है, इसीलिए इसका नाम है। अब देखिए, एसिड के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया आर्रीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। किसका आया, आर्रीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि भैया जो पानी में, जो जल में, वाटर में जो क्या दे, H+ आयन दे वो एसिड है, और जो OH- आयन दे वो बेस है। जो H+ आयन दे वो एसिड है, जो OH- आयन दे वो बेस है। आर्रीनियस के अनुसार प्रत्येक विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में दो तरह के आयन आयनीकृत करता है, एक तो धन आयन, एक ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन, जो आर्रीनियस कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑलवेज गिव्स टू आयंस, वन इज केटायन एंड अनदर इज एनायन। प्रत्येक विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। ऑल या एवरी इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। विद्युत रूप से उदासीन, जितने धनायन उतने ऋण, जितने मारने वाले उतने ही बचाने वाले, बराबर है तो जीतेगा कोई नहीं। विद्युत अपघट्य के विलयनों की प्रकृति उनके आयनों की प्रकृति होती है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सॉल्यूशन में, उनके जो सॉल्यूशन के गुण हैं वो उनके आयन के गुण होते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन नीला रंग होता है क्योंकि कॉपर आयन नीला होता है, ठीक है, तो उसके गुण है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर आयन विपरीत आकृति के इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है। जो प्लस होगा वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस इलेक्ट्रोड पर जाएगा। मतलब आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आर्रीनियस के अनुसार विद्युत अपघट्य विलयन में भी साम्य स्थापित होता है, इसलिए ये द्रव अनुपाती नियम लगता है, वही साम्य में भी हो जाएगा। अब देखो, किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है। क्षारकता का मतलब होता है अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या, सब्स्टिट्यूशन या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, या नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड। अम्लीय हाइड्रोजन जितने होंगे वही उसकी क्षारकता होगी। HCl में 1 है, H2SO4 में 2 है, H3PO3 में 3 है, H3PO4 में 3 है, H3PO3 में 3। ऑक्सी एसिड में याद रखना, ऑक्सी एसिड में क्या याद रखना, ऑक्सी एसिड में एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ा होगा वो आयोनाइज नहीं होगा, नॉन आयोनाइजेबल है,
बस यही याद रखना। अब जैसे H3PO3 में तुम्हें दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, तुमने आंख मूंद दी और जल्दी जल्दी में लगा दिया भैया इसकी क्षारकता 3 है, तो गलत है भैया। H3PO2 की संरचना देखना, 2 हाइड्रोजन सीधे केंद्रीय परमाणु फास्फोरस से जुड़े हैं, मतलब ये दोनों आयोनाइज नहीं, केवल ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में निकले, मतलब इसकी क्षारकता 1 है, इसकी क्षारकता 1 है। तो ऑक्सी एसिड में ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अम्लीय एसिडिटी की बात करें मतलब बेस के आयन में कितने OH की संख्या है वो बेस है। आर्रेनियस के सिद्धांत के अनुसार केवल अम्ल या क्षार सिद्धांत जलीय विलयन में दिया जाता है। इन्होंने कमी क्या थी कि इन्होंने सिर्फ इन्होंने बोला कि जो जल में H+ दे वो अम्ल है, जो जल में OH- आयन दे वो क्षार है। तो इसके अनुसार SO2 तो जल में H+ देती नहीं है, CO2 तो जल में H+ देता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रकृति अम्लीय है, तो ये तो हो गई गलत। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए ब्राउनस्टेड लॉरी। ब्राउनस्टेड जो लॉरी थे उन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने क्या बोला कि भैया जो भी हाइड्रोजन को अपने से डोनेट करे, क्या करे, जो हाइड्रोजन को अपने से डोनेट करे वो कहलाएगा एसिड, यानी कि प्रोटॉन डोनर। क्या नाम दिया इन्होंने? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर किसको बनाया? एसिड को। और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसको किसको बनाया? बेस को। हाइड्रोजन देने वाला अम्ल है, हाइड्रोजन लेने वाला एसिड है, सॉरी बेस है। H+ आयन देने वाला एसिड है, H+ आयन लेने वाला बेस है। तो इन्होंने बोला प्रोटॉन दाता अम्ल होता है, प्रोटॉन ग्राही क्षार होता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो अम्ल है उसमें से H+ निकल गया, जो बचा हुआ भाग है उसका एक नाम दे दिया इन्होंने। क्या दिया? संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार। जल उभयधर्मी होता है, अर्थात प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों बात है। जल को आपने देखा होगा, जल दो ही केस कर लेता है। क्या कर लेता है? जल अगर H+ डोनेट करेगा तो ऐसा बनेगा, और H+ को एक्सेप्ट करता है तो ऐसा बनता है। हाइड्रोनियम आयन भी बना लेता है H+ डोनेट, तो वो अवैधर्मी होता है, दोनों कर सकते हैं। अब देखिए एसिड में से एसिड माइनस H+, एसिड माइनस H+ नोन एज कॉन्जुगेट बेस। एसिड में से H+ को हटा दो, जो बचेगा उसका नाम क्या है? संयुग्मी क्षार, यानी कि कॉन्जुगेट बेस। बेस में H+ जोड़ने के बाद जो बनेगा उसका नाम होगा कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल द्वारा प्रोटॉन को त्यागने पर संगत क्षार प्राप्त होता है, उसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर संगत अम्ल प्राप्त होता है, उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एसिड में से H+ हटाने के बाद जो भाग बच रहा है उसी को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और बेस में H+ जोड़ने के बाद जो भाग बन रहा है उसी को कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, अमोनियम जो है वो, अमोनियम आयन जो है कॉन्जुगेट एसिड है। NH2- एक NH को लिया वो एसिड है, ध्यान रखना। फिर आए लुईस, और लुईस ने भी बोला कि भैया तीनों साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन। लुईस ने बोला कि लुईस अम्ल वो होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते होंगे, या जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले होंगे, वो सारे के सारे लुईस अम्ल कहलाएंगे। तो सारे के सारे केटायन वाले जो हो गए वो लुईस अम्ल हो गए, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो भी लुईस अम्ल हो गए। लुईस क्षार में बोला कि ऐसे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी, यानी कि उनके ऊपर लोन पेयर होगा, यानी कि उनके ऊपर माइनस होगा, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, वो लुईस बेस का कार्य करेंगे। लुईस ने बोला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एसिड है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला बेस है। तो ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो लुईस एसिड, लुईस बेस के तो इतने कॉन्सेप्ट आ गए। आर्रेनियस के अनुसार जल में H+ दे और पानी में OH देगा तो बेस, H+ देगा तो एसिड। ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन लेगा मतलब H+ लेगा वो बेस। लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेगा वो बेस। इतने कॉन्सेप्ट हो गए। अब आया ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों पे लागू होता है। पहला पॉइंट। स्ट्रॉन्ग की तो सीधी सीधी है, सारे के सारे आयनाइज होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बात खत्म। वीक में क्या होगा? वीक की बात करेंगे तो कुछ आयनाइज होंगे, कुछ नहीं होंगे, आधे आयनाइज हो गए, आधे नहीं होंगे। तो अब इनको हमें जानना पड़ेगा कि भैया कैसे क्या हो रहा है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पे सक्रिय द्रव अनुपाती नियम लगाते हैं और उनकी आयनीकृत के अंश, आयनीकृत की मात्रा को हम ज्ञात करते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, वियोजन की मात्रा जो मोलर सांद्रता है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपात होती है,
और विलयन के आयतन के वर्गमूल के समानुपात होती है। ठीक है, विलयन के। तो इस तरह से हमारा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलरिटी जो है, सांद्रता जो उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपात और आयतन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपात होती है, ये ध्यान रखना। इस तरह से हमने इनकी सांद्रता और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन निकाला। ये आ गया क्या है, वियोजन जो है वो के बराबर, ये सेम टू सेम बात हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, सांद्रता मल्टीप्लाई बाई में वियोजन की मात्रा बटा में 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा का मान बहुत कम 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 होगा तो डायरेक्ट वियोजन की मात्रा बराबर हो जाएगा, ये के बराबर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन सी। सी सांद्रता है, के वियोजन स्थिरांक है, और अल्फा जो है वो वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपात होती है। ठीक है, तनुता वर्गमूल के समानुपात होती है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हमने वीक एसिड वीक बेस में आपका वियोजन की मात्रा, सांद्रता और वियोजन स्थिरांक में संबंध निकाला। तो दोनों को याद रखना है, दोनों को याद रखना। वीक एसिड के लिए H+ की मात्रा होगी वो सी अल्फा होगी। वीक बेस के लिए OH की मात्रा होगी वो सी अल्फा होगी। क्या होगी, सी अल्फा होगी। इसी तरह H+ OH की मात्रा जो है, H+ की मात्रा आ गई है, वो आ गई है अंडर रूट के सी, और इधर आ गया अंडर रूट के बी सी। ठीक है, OH की मात्रा के ए सी, उधर है के बी सी। एसिड कांस्टेंट है तो के ए सी, और बेस कांस्टेंट है तो के बी सी। ठीक है, इस तरह से आ गया। पीएच की बात करें, पीएच स्केल है वो सोरेनसन ने दिया था, जो अम्ल तथा क्षार के सामर्थ्य को मापता है। इसमें 0 से लेकर 14 तक यूनिट होती है। 0 से 7 तक अम्लीयता होती है, 7 से 14 तक क्षारीयता होती है। 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। जब पीएच घटता है तो अम्लीयता बढ़ती है या अम्लिक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब पीएच बढ़ता है तो क्षारीयता बढ़ती है, दोनों में अंतर है। KW जो है इनका जो होता है जल में डालने पर एसिड बेस कांस्टेंट है, तो ये वाटर कांस्टेंट है, वो होता है अम्ल का स्थिरांक गुणा में क्षार का स्थिरांक। अगर हम किसी चीज को पानी में डाल रहे हैं, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H+ की सांद्रता, और पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग OH की सांद्रता। ध्यान रखना, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H+ की सांद्रता, पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग OH की सांद्रता। KW बराबर होता है Ka मल्टीप्लाई बाई Kb। एक और पीएच का फॉर्मूला अम्ल के लिए आता है, पीएच बराबर 1/2 pKa माइनस 1/2 log C। पीओएच के लिए फॉर्मूला आएगा 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। log मतलब अम्ल की क्षारीयता, C अम्ल में है तो log C सांद्रता अम्ल की होगी, और क्षार में है तो log C क्षार की सांद्रता। पीएच प्लस पीओएच दोनों ही मात्रा को मिलाओगे तो 14 आएगा, यानी कि pKw का मान भी कितना है, 14 है, यानी कि KW का मान कितना है, 10⁻⁻14। ध्यान रखना है, ये सारे फॉर्मूले याद करने, डायरेक्ट आप तो याद रख लेना। दूसरी बात, एसिडिटी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अम्लीयता क्या होगी। जितने अधिक हाइड्रोजन की संख्या उतनी अधिक अम्लीयता, मतलब H+ के समानुपात। के क्या है, के है अम्ल वियोजन स्थिरांक, है ना, अम्ल का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एसिड डिसोसिएशन का मतलब क्या है, किसी के एसिड में से भी H+ निकल गया और वो भाग माइनस बचा रहा। तो इसमें जो है इनके टूटने, ये जो टूट रहे हैं, इसी को मात्रा को कौन बताता है, के बताता। अब जितना अधिक टूटेगा उतने अधिक H आयन मिलेंगे, और जितने अधिक H आयन मिलेंगे उतनी अधिक अम्लीयता होगी, यानी कि अम्लीयता के समानुपात होती है। पीएच के व्युत्क्रमानुपात होती है। पीके के का भाई है, जैसे H सांद्रता बताती है और पीएच उसकी वैल्यू बताता है, ऐसे के जो है वियोजन बताता है और उसकी वैल्यू। तो पीके और के का उल्टा संबंध चलता है, और ऑक्सीडेशन नंबर के समानुपात होती है। क्षारीयता की बात करें तो OH की संख्या के समानुपात, Kb के समानुपात, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीएच के समानुपात, लेकिन पीकेबी के व्युत्क्रमानुपात, पीकेबी के व्युत्क्रमानुपात। इस तरह से H2SO4 में H+ की सांद्रता इतनी दी गई है, पीएच और पीओएच का मान पूछा जा रहा है। H+ की सांद्रता है तो पीएच बराबर क्या होगा, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H+ की सांद्रता। H+ की सांद्रता ये दी है, कितना दिया, 10⁻⁻4, -4 आगे अगर log 10 आ गया तो पीएच बराबर आ गया 4। तो पीओएच कितना होगा, 14 के बराबर होता है, तो पीओएच 10, 14 में से 10 घटा दिए, 14 में से 4 घटा दिए तो 10 बचा, ये आ गया फॉर्मूला। जिसमें H+ की सांद्रता दी है, पीएच और पीओएच का मान दिया, बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं, आप कर सकते हो।
1 लीटर विलियन में बनाने के लिए 2 ग्राम NaOH को जल में घोला गया तो विलियन की pH ज्ञात कीजिए। 1 लीटर विलियन में सबसे पहले NaOH की सांद्रता निकल आएगी 0.045। NaOH की सांद्रता आ गई मतलब OH की वैल्यू आ गई, OH की वैल्यू आ गई तो POH आ गया, POH आ जाएगा तो pH आ जाएगा, तुम इजीली निकाल सकते हो। कौन प्रबल क्षार है? pH ज़्यादा हो, pH 14 हो, POH 0 हो, POH 0 हो या pH POH बराबर हो। POH POH बराबर होंगे तो साथ साथ होंगे तो ये तो प्रबल क्षार नहीं होगा। POH जो है वो 0 होगी तो pH कितनी होगी? 14 होगी, मतलब वो भी क्षार होगा, तो ये सही है। फर्स्ट ए और बी सही है। प्रबल अम्ल के लिए क्या होना चाहिए? pH 0 होना चाहिए और POH 14 होना चाहिए, बिल्कुल सही, दोनों ही केस सही है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनकी pH, जैसे लार का pH दिया है ना, अपनी सलाइवा का pH, नींबू का pH, सिरका का pH, दूध का pH, HCl का, छठी का दूध याद दिला दूंगा, ऐसे याद रखो, छठी का दूध, कहते ना तुम्हें एक घूसा मारेंगे तो छठी का दूध याद आ जाएगा, तो दूध का pH 6 के आसपास, दूध का pH 6 के आसपास, ठीक है। ये वियोजन की मात्रा के आधार पर एक क्वेश्चन था, ये देखो H की सांद्रता दी रखी थी तो C अल्फा निकाल लिया, C अल्फा से अपना सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया। ये भी वही क्वेश्चन है। ये देखो pH स्केल बता दी, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, इधर 0 की तरफ आने पर प्रबल अम्ल आएगा, इधर जाने पर दुर्बल अम्ल, फिर इधर जाने पर उदासीन, फिर इधर बढ़ने पर प्रबल क्षार। ओस्टबॉल तन्यता नियम की सीमा, सबसे पहले ये प्रबल विद्युत अपघट्ट पे नहीं लगता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट पे लगता ही नहीं। आयनन और वियोजन की मात्रा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन ऊष्माशोषी होता है, क्योंकि वियोजन क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है, ठीक है। तन्यता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है क्योंकि आयतन बढ़ता है, ठीक है। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो 100% आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो 100 से कम होते हैं। आयन मिलाने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम आयन। 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तब भी। सम आयन इफेक्ट का मतलब कोई चीज थी, एक विलियन था, हमने क्या किया उस विलियन में, जब हम कोई नई चीज मिला रहे हैं तो हमने ऐसी चीज मिला दी कि उस विलियन के किसी एक आयन से उसका मैचिंग हो जाए। जैसे AB था, AB का एक विलियन बना था, हमने इसमें HB डाल दिया, अब HB में और इस विलियन में क्या सेम हो रहा? BB सेम हो रहा, तो ये जो B है यही कहलाएगा कॉमन आयन, और कॉमन आयन इफेक्ट से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोले, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट विलियन में समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा पहले से कम हो जाती है, इसे सम आयन प्रभाव कहते हैं, इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई कॉमन आयन आ गया तो वियोजन जो है वो घटेगा ही घटेगा, तो इसको कॉमन आयन। विषम आयन प्रभाव, अलग अलग आयन होंगे तो उसे विषम आयन प्रभाव कहते हैं, और विषम आयन प्रभाव मिलाने पर आयनन की मात्रा पहले से अधिक बढ़ जाती है, बस। NH4OH विलियन में NH4Cl या NaOH मिला दिया, अब NH4OH विलियन में NH4Cl मिलाया तो NH4 NH4 सेम हो गए, अगर NaOH मिलाया तो OH सेम हो गया, तो दोनों ही दिशा में, उपयुक्त में, पश्चिम दिशा में सामने जाएगा, मतलब NH4OH की जो वियोजन की मात्रा है, जो डिसोसिएशन है वो क्या है? घट जाएगा, ये देखा रखा है। CH3OH में CH3ONA डाल दिया तो CH3OH में CH3ONA, CH3COO कॉमन हो गया, CH3OH में NaOH डाल दिया तो इसमें क्या हो जाएगा? H और OH मिलके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ये भी गुड। तो ये सारे ही केस में क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट होता है। अब देखो लवण व लवण के प्रकार। लवण क्या होता है? सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, जहाँ धनायनिक भाग कहाँ से आता है? वो आता है आपके क्षार से, ऋणायनिक भाग जो है वो कहाँ से आता है? अम्ल से आता है। लवण जो है, सॉल्ट जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है ना। लवण जो है वो एसिड और बेस के संयोग यानी कॉम्बिनेशन से बना है। एक सिंपल सॉल्ट होता है जिसमें एक कैटायन और एक ऋणायन होगा, है ना, विस्थापनीय हाइड्रोजन और ना ही कोई विस्थापनीय OH की संख्या होगी। सारे के सारे हाइड्रोजन और सारे के सारे OH जब हट गए उसके बाद जो जुड़ा तो वो सिंपल सॉल्ट कहलाता है, ठीक है भैया। अम्लीय सॉल्ट कहता है ऐसा लवण जिसके अंदर अभी एक और हाइड्रोजन है जिसको वो बाहर निकाल सकता है, सीधी सीधी बात। अम्लीय सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एक और अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसे अम्लीय सॉल्ट कहते हैं। क्षारीय सॉल्ट की बात करेंगे तो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एक OH माइनस आया जिसको और डोनेट कर सकता है वो क्षारीय। डबल सॉल्ट की बात करेंगे तो ऐसे लवण जो एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन रखते हो तो उन्हें डबल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट पानी में अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, ये कोऑर्डिनेशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। जटिल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स जो थे वो उपसंयोजक बॉन्ड बनाने से बनते हैं।
मिश्रित सॉल्ट की बात करें तो ऐसे लवण जो पानी में घोलकर एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं वो मिश्रित सॉल्ट कहते हैं। अब लवण के प्रकार, अब या तो जो लवण है वो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना होगा, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। चार कंडीशन है जिससे बना हो सकता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार H2SO4 NaOH से Na2SO4 बना है। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार H2CO3 से NH4OH को मिला के NH4CO3 बना दिया है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार HCl प्रबल अम्ल है, FeOH का होल थ्राइस ये दुर्बल क्षार है, दोनों को मिला दिया तो Fe क्या बना, FeCl3 बना। ठीक है, ऐसे ही दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार H2S एक दुर्बल अम्ल है, NaOH एक प्रबल क्षार है तो ये Na2S बना। ऐसे ही CaOH2 एक प्रबल क्षार है और HCN एक दुर्बल क्षार तो CaCN बना। ये कौन से सॉल्ट बने, जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने। ठीक है, लवणों को पानी में डालते हैं तो विलयन की प्रकृति उत्पाद में वो बनेगा जिस पर निर्भर करती है ना, उस पर निर्भर करेगा। मतलब उत्पाद जो बन रहा है वो क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज मतलब आयनीकृत हो जाएगा, वीक है तो कम आयनीकृत हो जाएगा। अब जब हम किसी भी चीज को पानी में डाल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो उसमें बन रहा है उसमें जो प्रबल होगा वो उसके नेचर को डिसाइड करेगा, जो प्रबल होगा वो उसके नेचर को डिसाइड करेगा। देखो NaCl को जब पानी में डाला तो एक बना HCl और एक बना NaOH। HCl और NaOH दोनों ही प्रबल हैं तो दोनों ने एक दूसरे को मार काट दिया तो उसकी प्रकृति हो गई उदासीन। FeCl3 को जब पानी में डाला तो HCl बना और Fe3OH बना, जिसमें से HCl प्रबल है और FeOH3 दुर्बल है तो प्रबल वाला निर्धारित करेगा उसकी प्रकृति, यानी कि वो होगा अम्लीय। फिर जल का लवण का जल अपघटन, लवण को पानी में डाल रहे हैं तो वह H+OH आयनों की सांद्रता को बदल दे, अभिक्रिया लवण का जल अपघटन कहलाती है। लवण का जो जल अपघटन है वो उदासीनीकरण का उल्टी प्रोसेस है। उदासीनीकरण में क्या होता है, H और OH मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं और बचे हुए भाग आपस में मिल जाते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या कर रहा है, जो बचे हुए भाग बने थे उसमें पानी डाल रहा है तो वापस से एक भाग H+ को ले लेगा, एक भाग OH को ले लेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिवर्स प्रोसेस है, ध्यान रखना उल्टी है। अब प्रबल आयन और प्रबल क्षार के हाइड्रोलिसिस का जल अपघटन ये बताना है, तो ये प्रबल आयन कौन कौन से हैं और उनका फॉर्मूला क्या होता है वही इंपॉर्टेंट है। प्रबल आयन दुर्बल क्षार कौन कौन से, उनका जल अपघटन कर रहे हैं तो कौन सा है, क्योंकि धनायनिक लवण भाग जल से क्रिया करता है इसलिए धनायनिक जल। नाम याद रखना, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का जो जल अपघटन है उसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का जो हाइड्रोलिसिस है उसे हम नॉर्मली जल अपघटन, नॉर्मली तो उसका कोई नाम नहीं है, ना हाइड्रोजन ना OH आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जलापन की मात्रा जलापन स्थिरांक की गणना कर ही नहीं सकते, इसमें तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से इनके फॉर्मूला है, pH बराबर हाफ pKw माइनस log C माइनस pKb, और अम्ल के लिए होगा तो हाफ pKw 7 माइनस log C माइनस log pKb। सबके फॉर्मूले याद रखना, ये दुर्बल के लिए, प्रबल दुर्बल वाले खेल में ऐसा होगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का है तो उसके लिए भी लाएंगे pH बराबर हाफ pKb प्लस pKw प्लस हाफ log C प्लस pKa, है ना। कब है, जब ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है तब उसके लिए pH का फॉर्मूला आता है हाफ pKw प्लस हाफ log C प्लस हाफ pKa। ठीक है, दुर्बल और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार है तो उनकी हाइड्रोलिसिस में करते हैं, इस प्रकार की सर्वाधिक जल अपघटन होता है इनमें, क्योंकि धन आयन ऋण आयन दोनों ही क्रियाशील होते हैं। विलयन लगभग उदासीन होता है लेकिन ये अम्लीय क्षारीय हो सकता है, प्रबल अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो pH बराबर हाफ pKw प्लस हाफ pK माइनस pKb। अब यहाँ C नहीं आ रहा, सांद्रता नहीं आ रही, kb और kb और Ka आ रहा। देख लो, अब जल अपघटन प्रकृति अम्लीय होगी, अगर Ka Kb से बड़ा है तो अम्लीय प्रकृति होगी, Kb Ka से बड़ा है तो क्षारीय प्रकृति, दोनों बराबर है तो उदासीन प्रकृति होगी, दोनों बराबर है तो उदासीन प्रकृति होगी। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो उदासीन विलयन बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो अम्लीय विलयन बनाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो क्षारीय विलयन बनाएगा, वीक है तो उदासीन विलयन बनाएगा। ये जल अपघटन नहीं देते, स्ट्रॉन्ग वाले जल अपघटन नहीं देते। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले धन आयनिक जल अपघटन देते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले ऋण आयनिक जल अपघटन देते हैं, और ये दोनों आयन जल अपघटन देते हैं।
इसमें दोनों ही देते हैं। फॉर्मूला ये आ गया, के जो एन है वो के डब्ल्यू अपन के बी है, के डब्ल्यू अपन के ए, के डब्ल्यू अपन के बी अपन के बी। एच की मात्रा जो है वो अंडर रूट, जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है एच, उसकी मात्रा है अंडर रूट के डब्ल्यू के बी अपॉन सी। ये पूरी टेबल है, आपको याद करनी है। इन फॉर्मूले को अगर डेरिवेशन दिखा भी दिया जाए तो कोई मतलब है, हमको फॉर्मूला याद करना है, सवाल सॉल्व करना, फॉर्मूला याद करने सवाल, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। अब आया विलीयता और विलीयता गुणनफल। विलीयता का मतलब क्या है, हमने किसी चीज को पानी के अंदर डाला, एनसीईआरटी 3 पॉइंट कहती है, उसके आधार पर ही वो डिसाइड करती है कि कोई चीज पानी के अंदर विलय है या नहीं, कोई चीज पानी के अंदर विलय है कि नहीं, वो उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, बहुत ही अच्छी है वो कॉन्सेप्ट, देखते हैं कौन। हाँ, एनसीईआरटी कहती है विलीयता के लिए कैटेगरी 1, देखो कैटेगरी 1 क्या कहती है, सॉल्युबल अगर है, सॉल्युबल है तो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 एम, 0.1 एम से क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी बड़ी होनी चाहिए। कैटेगरी 1 कहती है कि अगर कोई सॉल्युबल चीज है तो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो 0.1 एम, 0.1 मोलरता से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर वो कम सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस देन होगी 0.1 एम, लेकिन ग्रेटर देन होगी 0.01 एम, ठीक है। और अगर कोई इनसॉल्युबल है या स्पेरिंगली बहुत कम सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लेस देन 0.01 से होगी। ये 3 कैटेगरी ने एनसीईआरटी ने बांट रखी है। सॉल्युबल होने के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.1 एम से बड़ी होनी चाहिए, स्लाइटली सॉल्युबल होने के लिए 0.01 एम से कम ज़्यादा और 0.1 एम से कम होनी चाहिए। इनसॉल्युबल या वेरी वेरी स्प्रिंगली सॉल्युबल के लिए उसकी 0.001 से भी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। जब किसी विलय विद्युत अपघट्ट को निश्चित ताप पर दिए गए विलायक में घोला जाए तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक विलाय नहीं घोला जाता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और जितनी विलयन में निश्चित मात्रा घोली गई उसे उसकी विलयता कहते हैं। मतलब किसी फिक्स टेम्परेचर पर एक पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, gram moles of a substance dissolved in 1 liter of water solution at a definite temperature is known as solubility, is known as solubility। संतृप्त विलयन की दिए गए विलयता को मोलरता में व्यक्त करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी है उसको मोलरता में, सॉल्युबिलिटी को किस में ताप करता है, समायन की उपस्थिति करती है, और विलायक की नेचर करता है, टेम्परेचर, कॉमन आयन एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल क्या होता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, डेफिनिट टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक सांद्रताओं का जो गुणनफल होता है वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। आयनिक सांद्रताओं का जो गुणनफल है वही सॉल्युबिलिटी। विलेयता गुणनफल बहुत कम घुलने वाले लवणों के लिए ज्ञात करते हैं। ऐसा विलयन जिसमें ठोस आयंस के साथ सम अवस्था में होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेयता गुणनफल किसी ए बी अणु के लिए विलेयता गुणन निकालता है, एक धनायन और एक कैटायन, एक धनायन और एक ऋणायन होगा, उसके लिए अगर विलेयता गुणनफल निकाल रहे हैं तो वो आएगा के एस पी बराबर एस की पावर 2, के एस पी बराबर एस की पावर 2 है ना, के एस पी बराबर एस की पावर 2, ठीक है। ये है इसका विलेयता गुणनफल, ये इसके लिए है। तो NaCl, BSO4 सारे कॉमन जिसमें एक मोल धनायन और एक मोल ऋणायन होगा उसका विलेयता गुणनफल सबके लिए एस की पावर 2 आएगा, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर है, ठीक है। अब कोई ऐसा है त्रिकायन है, सब कोई सा भी है, बस एक मोल होगा तो ऑलवेज एक ही। अब एक कोई 1 मोल है और दूसरा कोई 2 मोल है, तो उसके लिए जो विलेयता गुणनफल आएगा वो देखो कैसे सॉल्व करने पर आया, 4s की पावर 3। क्या आया, 4s की पावर 3। या तो AB2 हो या A2B हो, एक द्विक लवण हो और एक सिंपल हो, एक द्विक है और एक सिंपल है, तो उसके लिए है। अब A3B मतलब 1 मोल एक का लेंगे और 3 मोल दूसरे के आयन मिलेंगे, तो उसके लिए जो विलेयता गुणनफल है वो 27s की पावर 4 है। कितना आएगा, 20। ये डायरेक्ट मैंने कॉमन लिखवा दिया, आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना एज इट इज, जो मिले उसको सॉल्व भी नहीं करना। अगर इस प्रकार का है उत्तर लगाओ निकल जाओ। A2B3 प्रकार का या A3B2 प्रकार का है, द्विक त्रिक का बात करेंगे तो वो जो है उसमें आएगा 108 s की पावर 5 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा।
इस तरह से आपको कुछ मैंने उदाहरण है उनको करवा रखे हैं, है ना, जैसे ये रहा Na2K4 रहा, इन सब के उदाहरण है। आप पॉज कीजिए वीडियो, उनको सॉल्व कीजिए। रिवीजन में ऐसे ही चलेगा, फास्ट चलेगा, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन आप रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उसके सारे सब बता रखा है। ठीक है, ओके, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अवक्षेपण की शर्त, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें कब कोई चीज उससे अलग होकर गिरने लगेगी, निकल बाहर एक्सट्रैक्ट होने लगी, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के आयनिक गुणनफल को Ksp के समान दर्शाते हैं। ठीक है, सांद्रता परिवर्तन करने पर आयनिक गुणनफल में परिवर्तन हो जाता है, परंतु Ksp विलेयता गुणनफल पर परिवर्तन नहीं होता। आयनिक गुणनफल तो चेंज होंगे क्योंकि वो तो सांद्रता ही डिफाइन करते हैं, लेकिन Ksp क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। Ksp केवल संतृप्त विलेय, ना तो अनसेचुरेटेड ना ही सुपर सेचुरेटेड। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Ksp केवल सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे लगता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे लगता है। अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड पे नहीं लगता है, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड पे नहीं लगता है। इधर आयनिक गुणनफल के मान को Ksp के साथ तुलना करने के अपक्षेपण की शर्त पता लग जाती है। अगर Ksp आयनिक गुणनफल से ज्यादा है, आयनिक गुणनफल से ज्यादा है, विलयन उसी ताप पर और अधिक विलय मिलान घोला जा सकता है, ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहता है। जब Ksp और Ip बराबर है तो संतृप्त विलयन होता है, और जब Ksp आयनिक गुणनफल से कम है तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और अति संतृप्त विलयन में ही प्रेसिपिटेशन हो जाता है। मतलब अगर आपने और अधिक उसमें, देखो एक विलयन है, उसमें हम 10 चम्मच मिला सकते हैं, एक गिलास पानी में हम 10 चम्मच ऐसी मिला सकते हैं जिसको घोल सकते हैं, तो भैया वो कहलाएगा सेचुरेट। सेचुरेशन का मतलब होता है पीक, ग्लास में जितना नमक घोल सकते थे वो पूरा का पूरा पीक पे पहुंच गया है, उसे सेचुरेशन। मान लो हमने एक गिलास लिया, उसमें 1 चम्मच घोला, और भी घोल सकते हैं क्या, हाँ घोल सकते हैं, एक और चम्मच घोल, तो ये कहलाता है अनसेचुरेटेड। और सुपर सेचुरेटेड का मतलब एक गिलास में 10 चम्मच घोल सकते हैं, अब तुम जैसे ही 11वीं चम्मच घोलाओगे, मिलाओगे, तो वो घुलेगी और बाहर निकल जाएगी, अलग होने लगेगी, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब क्या है, विलेयता पे समायन प्रभाव जो है वो सदैव कम करता है, पदार्थ की विलेयता को कम करता है समायन प्रभाव। ठीक है, बफर विलयन क्या होते हैं, बफर विलयन को हिंदी में उभय प्रतिरोध विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिनके अंदर पीएच में चेंज, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी में चेंज होने को रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, तो भैया यार हम तो उदासीन रहेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ना हमको मॉडर्न बनाओ ना हमको गवार बनाओ, जैसे हैं वैसे। तो ऐसे विलयन बफर विलयन कहते हैं, है ना, जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करता है, अर्थात जिनकी पीएच का मान निश्चित होता है एवं प्रबल क्षार की कुछ मात्रा डालने पर भी ना बदले, ऐसे विलयन बफर विलयन कहलाते हैं। वायु विलयन को वायु में खुला रखने पर भी उसकी विलयन की पीएच नहीं बदलेगी, बफर विलयन की पीएच कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसे विलयनों की पीएच तनुता व सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात ऐसे विलयनों में जल मिलाने पर अथवा इनमें से जल बाहर निकालने पर पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बफर विलयन के उपयोग बफर विलयन की गुणात्मक विश्लेषण में, मिश्रण के मात्रात्मक विश्लेषण में, भोजन के पाचन में, भोजन या फल के संरक्षण में, कृषि या डेयरी उत्पादों के संरक्षण में, रक्त की पीएच को स्थिर रखने में, कागज, डाई, स्याही, पेंट, औषधि बनाने में। बफर विलयन के प्रकार, पहला बफर विलयन का प्रकार है सिंपल बफर सॉल्यूशन, साधारण बफर विलयन। साधारण बफर विलयन जो है वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के प्रकार के लवणों से बनता है। सिंपल सॉल्ट नहीं, सिंपल एसिड वीक एसिड और वीक बेस। कौन सा, सिंपल जो बफर सॉल्यूशन है वो वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट के जलीय विलयन का होता है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, NH4OH CO3 है, NH4CN है, CH3CO NH4 है। मिश्रित लवण की बात करें, सिंपल लवण हो गए, अब मिक्स लवण, मिक्स बफर सॉल्यूशन की बात करें तो पहला है अम्लीय बफर सॉल्यूशन। कैसा है, अम्लीय, किसी दुर्बल अम्ल तथा उसी दुर्बल अम्ल के किसी प्रबल क्षारक के साथ लवण का मिश्रण कहलाता है। देखो पहले तो बोला किसी दुर्बल अम्ल ले लिया हमने HCl, अब इसी अम्ल का, ये तो एक फिक्स हो गया, इसी अम्ल का HCN का ही
प्रबल क्षार के साथ जो लवण बने, तो लवण क्या बनेगा, NaCl। उनका मिश्रण, इसका और इसका मिश्रण, जलीय मिश्रण, एक्वस सॉल्यूशन ही आपका अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। एक तो दुर्बल लवण है, उसी दुर्बल लवण का प्रबल क्षार के साथ जो सॉल्ट है, उन दोनों का जलीय विलयन क्या कहलाता है, अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। और उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण आपके सामने है। गैस्ट्रिक जूस भी है, वो एक बफर विलयन है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो रक्त में है वो भी बफर का कार्य करते हैं। सोडियम टेट्राबोरिक, बोरिक अथवा बोरेक्स, वो भी ऐसा ही है। अम्लीय बफर विलयन की पीएच कैसे ज्ञात करें, तो हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन जो होती है उसके द्वारा पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट की सांद्रता बटा में अम्ल की सांद्रता, संयुग्मी क्षार की सांद्रता बटा में अम्ल की सांद्रता, ये है अम्लीय बफर विलयन का पीएच। अम्लीय बफर विलयन की रेंज क्या होती है, तो वो pH pKa प्लस 1 माइनस है ना। अम्लीय बफर विलयन की अधिकतम बफर क्रिया शर्त क्या है, जब अम्ल की सांद्रता और लवण की सांद्रता एक हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, बराबर हो जाए, तो pH pKa के बराबर हो जाएगी। pH क्या हो जाएगी, pKa के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ओके, जब अम्ल तथा क्षार की क्रियाशीलता बराबर होगी तो अम्लीय बफर विलयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, ठीक है। क्षारीय बफर विलयन की बात कर रहे हैं, अब जिसकी बात कर रहे हैं वो दुर्बल और उसी का संयुग्मी क्षार, उसी का प्रबल के संयुग्मी। जैसे अम्लीय बफर विलयन की बात कर रहे हैं तो वीक अम्ल तथा दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ जो लवण है उन दोनों का जलीय। अब क्षारीय बफर विलयन की बात कर रहे हैं तो वीक बेस तथा उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट है उसका जलीय विलयन, सॉल्ट है उसका जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें दुर्बल क्षार तथा इसका संयुग्मी अम्ल उपस्थित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। उदाहरण आपके सामने ये रहे हैं, किन किससे बना है, ये देखो FeOH जो होल्टवाइज है ये आपका वीक बेस है ना। अब इसका एक, इसी का वीक बेस FeOH का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 की बात कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल, उसके साथ बनेगा तो इसका जो बनेगा FeNO3 का ट्वाइस, ये बन गया इसका सॉल्ट। तो ये तो वीक बेस हो गया और ये उसका सॉल्ट होगा, इन दोनों का मिश्रण जो होगा वो क्या कहलाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का पीओएच निकालनी पड़ेगी क्योंकि बेस है, तो पीओएच बराबर होगा पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की सांद्रता बटा में बेस की सांद्रता। बफर क्षमता की बात करें, बफर क्षमता क्या है, उसकी प्रभावशीलता को मापते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के तुल्यांक जिसमें 1 लीटर बफर विलयन की पीएच में 1 यूनिट परिवर्तन हो उसे बफर क्षमता कहते हैं। बफर क्षमता का मान जितना अधिक होगा विलयन उतना ही अधिक पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन दिए रखे हैं, ये इनको देखो और सॉल्व करो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप तो बस फॉर्मूले याद रखो और उनका। ये रहा इंडिकेटर, सूचक। सूचक क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने स्वयं के रंग के परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार के अनुमापन की अंतिम बिंदु को दर्शाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। इन अनुमापन में अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण होता है। ओस्टवर्ल्ड सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल या क्षार होता है। बस ये लास्ट टॉपिक था। और एक सूचक की जो टेबल है, इंडिकेटर्स की जो टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने शेयर की रखी है टेलीग्राम ग्रुप पर, वो आप देख लेना उसको। तो हम अपनी क्लास को यहीं बंद करते हैं। ये चैप्टर में बस देखो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट फास्ट बताया, इतना टाइम भी नहीं बताया आपको, बस सिर्फ एज इट इज इसका क्या करना, फोटो लेना है, उतारना नहीं है। अब नोट्स बनाने का समय नहीं रहा, आपको बस पढ़ना है, बार बार वीडियो देखना है और पढ़ना, याद करना। डायरेक्ट वीडियो को पॉज करो, जो पेज दिख रहा है उसको याद करो, फिर मेमोराइज करो, फिर याद करो, फिर देखो, फिर याद करो, ऐसे बार बार करके फटाफट इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो यहीं हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं आज की।